मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 6 की यूनिट 16 मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका इस यूनिट से कि डिफाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस और मेन फंक्शंस हैं। तो अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की बात करें, मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर हम सिर्फ कम्युनिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशन मतलब किस तरह हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने आइडियाज व्यूज ट्रांसफर करता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो उसी तरह हम बात करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर कि किस तरह मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब ये सारी चीज़ें किस तरह हम फाइनल कंज्यूमर्स तक, टारगेट मार्केट तक, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस refers to a systematic process and a scientific way of spreading patent marketing informations by applying mixing of media to the target segments and other publics। तो एक तरह से कह सकते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक वे है अपनी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की। अब कंज्यूमर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर कह सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। उस कंडीशन में हमारे मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस को, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस को एकदम सही तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा सके, क्योंकि जब वो इन्फॉर्मेशन राइट वे में कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी तभी कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, इसके मेन फंक्शंस की, तो कोई भी मार्केटिंग, आप कोई भी काम करते हैं, आपका मेन पर्पस एक ही होता है कि किस तरह आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, अपने कह सकते हैं प्री डिफाइंड गोल को अचीव कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं। जिसके अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे। पहला है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड परसुएशन, कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करना, मेन फंक्शन होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का। दूसरा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ न्यू ब्रांड। अब कोई नई ब्रांड है, मार्केट में लॉन्च हुई है, तो कंज्यूमर्स को उसके बारे में पता कैसे लगेगा जब तक आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करोगे। तो वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, इस इंपॉर्टेंट काम है कि कंज्यूमर्स को न्यू ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और तीसरा मेन फंक्शन है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स। तो अगर हम अपने कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ कंटिन्यू उनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लॉयल्टी होती है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विसेज के लिए, वो इंक्रीज होगी। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ 8 एलिमेंट्स अवेलेबल है कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सेंडर। मतलब सेंडर होता कौन है, मतलब वो पर्सन जो मैसेज को क्रिएट करे और आगे फॉरवर्ड करे, वो होता है आपका सेंडर। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंडर वो पर्सन है जो किसी मैसेज को लिखता है, तैयार करता है और आगे फॉरवर्ड करता है हमारे रिसीवर को। अब दूसरा रिसीवर एलिमेंट क्या होता है। रिसीवर मतलब वो पर्सन जिसको हमारा सेंडर मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, या वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, वो कहलाता है आपका रिसीवर। तीसरा पार्ट होता है, तीसरा एलिमेंट होता है मैसेज। अब मैसेज क्या है, अगर हम किसी चीज़ को आगे फर्दर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम उसको किसी ना किसी फॉर्म में लिखेंगे ज़रूर, हम अपनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को किस तरह आगे फर्दर ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसेज। तो वो उसका तीसरा एलिमेंट होता है। चौथा होता है एनकोडिंग। अब एनकोडिंग के अंदर बात करेंगे, अगर हमें कोई अपने व्यूज़, कोई आइडियाज़ किसी रिसीवर को ट्रांसफ़र करने, सेंड करने हैं, तो उसके लिए हम किसी न किसी कह सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। हम मैसेज लिख सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम किसी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब किसी ना किसी चीज़ के अंदर अपने मैसेज को हम एनकोड कर देते हैं, जिसके थ्रू कि उसको हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सके अपने रिसीवर तक। तो वो होती है आपकी इनकोडिंग। इसके बाद आपका मीडियम आता है। तो मीडियम के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह के मीडिया का यूज़ कर रहे हैं अपने टारगेट रिसीवर के लिए। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट मीडिया यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया या न्यूज़पेपर मीडिया, मतलब किसी भी मोड ऑफ मीडिया का यूज़ कर हम अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं रिसीवर तक। तो उसे कहते हैं हम मीडियम। इसके अंदर आपके न्यूज़पेपर, आपकी ऑडियो वीडियो, आपके गेस्चर्स, आपके सिम्बल्स, मतलब आपके ये सभी मीडियम इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिकोडिंग। अब डिकोडिंग की बात करेंगे, जब हमारे रिसीवर को एक लेटर मिलेगा, तो ये तो है नहीं कि वो लेटर को देखते ही अपने आप से पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसको उस लेटर को पढ़ना होता है, उसे समझना होता है। तो वो देखेगा कि उसके पास जो भी मैसेज आया है, उस मैसेज को किस तरह पढ़कर, इंटरप्रेट कर उसको डिकोड करता है, किस तरह उस मैसेज को समझता है। तो वो होती है आपकी डिकोडिंग।
सेवंथ होता है जब हमारा रिसीवर उस मैसेज को पढ़ लेता है, उस मैसेज को समझ जाता है, तो उसके बाद उसे एक रिस्पॉन्स देना होता है हमारे सेंडर को कि हाँ, सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिसीवर तक भेजी थी वो इन्फॉर्मेशन राइट फॉर्म में हमारे रिसीवर तक पहुंच गई हैं। क्योंकि अगर रिसीवर सेंडर को यहाँ पर फीडबैक ना दे, रिस्पॉन्स ना दे, तो सेंडर को कभी पता ही नहीं लगेगा कि उसने जो इन्फॉर्मेशन से भेजी थी क्या वो उसी फॉर्म में रिसीवर तक पहुंची है, या पहुंचते पहुंचते उनका जो मीडियम था या उसका जो कह सकते हैं मैसेज था वो चेंज हो गया है। तो इसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्स और फीडबैक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विदाउट इसके आपकी कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाता। और लास्ट एलिमेंट होता है आपका नॉइज़। अब नॉइज़ कह सकते हैं जैसे इंटरफ्रेंस होती है या डिस्ट्रैक्शंस होती है जो कि आपकी कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आपको कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करें। मतलब ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके इंटरफ्रेंस कर रही है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, उसको हम कहते हैं नॉइज़। तो ये हमारे 8 एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो प्रमोशन मिक्स की बात करें तो कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म्स है, अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करती है, बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करती है, जिसके थ्रू कि अपने टारगेट सेगमेंट में, टारगेट मार्केट को, टारगेट कंज्यूमर्स तक अट्रैक्ट कर सके, अपने प्रोडक्ट को उन तक सेल्स कर सके। तो इन्हीं सभी टेक्निक्स को, इन सभी के इंटीग्रेटेड मिक्स को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर नॉर्मली 4 तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए। तो 4 तरह की कौन कौन सी टेक्निक्स है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। इन चारों के इंटीग्रेटेड मिक्स को, इनके कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, प्रमोशनल मिक्स। अब इन सभी का हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पब्लिसिटी क्या होता है। तो 1 बाय 1 आते हैं। तो सबसे पहला एडवर्टाइजिंग। अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट मास प्रमोशन, मोस्टली पेड एडवर्टाइजमेंट टू डिलीवर द मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस। इसके अंदर कह सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। डायरेक्टली हम अपने कंज्यूमर्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इसकी जो कवरेज होती है, बहुत ज़्यादा कवरेज होती है आपके एडवर्टाइजमेंट की। मतलब बहुत ज़्यादा एरिया के लिए, बहुत ज़्यादा आपका अगर कोई जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो वहाँ पर आप पर्सनल सेलिंग या कह सकते हैं सेल्स प्रमोशन का यूज़ नहीं करोगे, आप वहाँ यूज़ करोगे एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजिंग का, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को एक साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो 1 वे होता है। मतलब 1 वे कम्युनिकेशन, और इसका एक्सपेंशन, इसका एक तरह से कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। और इसके अंदर हमें जो फीडबैक होता है वो भी तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है फीडबैक के लिए। ये नहीं कि जैसे ही हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारे कंज्यूमर्स ने देखा वो तुरंत प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर जैसे पेड, किसी भी फर्म के थ्रू पेड किया जाता है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, जो उनके बिहाफ पर उन एड्स को बनाती हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और इसका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा वाइड कवरेज को या वाइड एरिया को कवर करने के लिए। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, 1 वे कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, और कोई भी जिसमें फीडबैक होता है वो तुरंत हमें नहीं मिलता है। तो वो होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। दूसरा सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन की बात करें, इसके अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और ये एकदम आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसको चलाया जाता है। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब कंज्यूमर्स को आपके नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप उन्हें कहोगे कि आप कोई भी हमारा प्रोडक्ट परचेज करिए, हम आपको इसके अंदर एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा देंगे, या आपको बाय 1 गेट 1 फ्री देंगे, या फिर आप कह देते हैं कि आपको उसके साथ कूपन्स मिलेंगे, आपको कोई रिचार्ज मिलेगा, या आपको कुछ भी एक एडिशनल अमाउंट फ्री दी जाएगी। तो मतलब ये सब क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए चलाए जाते हैं आपके प्रोग्राम्स, जिनका मेन पर्पस होता है कि आपकी सेल्स को एकदम से इंक्रीज करना, आपके कह सकते हैं आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स के अटेंशन को ग्रैब करना। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग की बात करें, जब हम फेस टू फेस हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे कह सकते हैं कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह कन्विंस कर सके कि वो प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब ऐसी टेक्निक्स जहाँ पर हमारे सेल्स पर्सन फेस टू फेस कंज्यूमर से, बायर से इंटरेक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनको सेल्स करते हैं, तो वो होता है हमारा पर्सनल सेलिंग। और इसके अंदर आपका जो एक फीडबैक होता है वो आपको एट ए टाइम ही मिल जाता है। अगर आपका प्रमोशनल टेक्निक अच्छी थी तो वहाँ पर कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, अगर आप वहाँ पर एफिशिएंट नहीं है तो वो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो मेनली यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो हमारे सेल्समैन की जो टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर होता है। और लास्ट आपका पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन की बात करें, इसके अंदर कोई भी फर्म किसी भी चीज़ के लिए पेड नहीं करती। हो सकता है किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, परचेज़ किया, उससे वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, हर किसी को बताएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, मैंने इसको पर्सनली यूज़ करा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो
तो ये तो होता है आपका एक पॉजिटिव रिलेशंस के थ्रू आपका जो प्रमोशन होता है किसी प्रोडक्ट का, मतलब आपने उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए उस कंज्यूमर्स को, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, उसे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो उसने आगे और भी लोगों को उसके लिए कह सकते हैं कहा कि आप इसको यूज़ करें। तो ये होता है आपका पब्लिक रिलेशन, मतलब पब्लिक रिलेशन जहाँ पर हमारी पब्लिसिटी तो होती है प्रोडक्ट की, लेकिन इसके लिए कंपनी कोई भी पे नहीं करती, और ना ही इस तरह की जो भी हमारी पब्लिसिटी होती है, ना ही इसको हमारी फर्म कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट आपका व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग कम्युनिकेशन मैसेज, कि कम्युनिकेशन मैसेज को डिजाइन करते वक्त हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन मैसेज या कह सकते हैं कम्युनिकेशन मैसेज को डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है आपका मैसेज कंटेंट, कि आपके मैसेज का कंटेंट क्या है, क्योंकि जब आपके कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, लेकिन आप किस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करो कि वो कंज्यूमर्स को कह सकते हैं डायरेक्टली फोकस करे कंज्यूमर्स के माइंड पर, हमारे प्रोडक्ट का एक जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को, हमारे कह सकते हैं जो भी बायर्स हैं, को पता लग सके। क्योंकि जैसा आपका मैसेज कंटेंट होगा उसी तरह की कह सकते हैं आपकी इमेज क्रिएट होगी हमारे कंज्यूमर्स के माइंड में। तो मैसेज कंटेंट के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के लिए सही है नहीं है, हमारे प्रोडक्ट का एक सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये तो होता है आपका मैसेज कंटेंट, मतलब मैसेज किस तरह का कंटेंट हम डिलीवर करना चाह रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट होता है इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव के अंदर बात करेंगे, हम जो भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को शो कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स को शो कर रहे हैं, क्या वो डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़ को बताता है हमारे प्रोडक्ट की या नहीं। क्योंकि अगर आपका कोई एडवर्टाइजमेंट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में नहीं बताता कंज्यूमर्स को, तो उस एडवर्टाइजमेंट का कोई भी फायदा नहीं होता। हमारा मेन पर्पस होता है कि हमारा जो भी एडवर्टाइजमेंट हो हमारे प्रोडक्ट के साइज़ के बारे में, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के पर्पस के बारे में कंज्यूमर्स को बता सके। तो इस तरह का हमारा कम्युनिकेशन मैसेज होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव के अंदर बात करते हैं हम कि हमारे प्रोडक्ट की किस तरह इमेज क्रिएट हो रही है कंज्यूमर्स के माइंड के अंदर। तो किसी भी कंज्यूमर्स के माइंड के अंदर अपने प्रोडक्ट्स के लिए हम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, जिसके थ्रू की कंज्यूमर्स जो है, जो बायर्स है, वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो दो तरह की अपील्स का यूज़ करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की इमेज को क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर्स के माइंड में। तो एक तो होती है आपकी रेशनल अपील्स और दूसरी होती है आपकी इमोशनल अपील। अब रेशनल अपील्स के अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्या कहते हैं फीचर्स क्या क्या है। तो यहाँ पर हम टोटली फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट क्वालिटीज़ के ऊपर, फीचर्स के ऊपर, साइज के ऊपर, प्राइस के ऊपर। अब दूसरा बात आता है इमोशनल अपील। इमोशनल अपील में हम बात करते हैं कि किस तरह हम इमोशंस का यूज़ करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। आपके इमोशंस हो सकते हैं, जैसे आपका एक ब्लैक हिट का या आपका काला हिट का एडवर्टाइजमेंट आया करता है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं कि एक भी मच्छर हानिकारक है आपकी हेल्थ के लिए। उसमें क्या था, एक तरह से वो एक इमोशनल अपील का यूज़ कर रहे थे, फियर का यूज़ कर रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काले हिट को यूज़ करो, इसको परचेज करो, अगर आप इसको परचेज करोगे तो आपके घर में कोई भी कह सकते हैं मॉस्किटो नहीं रहेगा। तो वो क्या था, उन्होंने एक इमोशंस का यूज़ किया अपने प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट की जो अपील्स को कंज्यूमर्स के माइंड तक पहुंचाने के लिए। ये होता है आपका नॉर्मेटिव। नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं मैसेज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप चाहे एप्लीकेशंस लिखें, चाहे आप कह सकते हैं नोट मेकिंग करें, चाहे आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट लिखें, मतलब आप कोई भी काम करते हो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको देखना होता है क्या आपके मैसेज जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। आप वन बाय वन स्टेप जा फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टली सीधे लास्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं। आप कोई भी चीज़ की बात कर लीजिए, आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप आंसर अटैम्प्ट करते हैं, चाहे आप नोट मेकिंग लिखा करते हैं, आप रिपोर्ट राइटिंग लिखा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखा करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके हिसाब से ही आपको अपने मैसेज को डिलीवर करना होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका मैसेज फॉर्मेट। अब मैसेज फॉर्मेट के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह का फॉर्मेट है हमारे मैसेज का, हम अपने मैसेज को, एडवर्टाइजमेंट को किस तरह कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियो, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन। इसके साथ ही हम देखेंगे कि हम किस तरह की डिज़ाइंस का यूज़ कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, किस तरह के कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की स्टाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के फोटोग्राफ्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, वॉल्यूम कैसी है, या हम किस तरह के मोड ऑफ मीडिया का यूज़ करें। मतलब ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं मैसेज फॉर्मेट के अंदर, कि अपने मैसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हम किस तरह के फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर आपका लास्ट आता है मैसेज सोर्स, कि आपका जो भी मैसेज है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए आपका सोर्स क्या है, आप किस सोर्स की हेल्प ले रहे हैं उस मैसेज को फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जितनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं वो कोशिश करती हैं किसी पब्लिक सेलिब्रिटी को ही यूज़ किया जाए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट पब्लिक सेलिब्रिटी, जैसे आप आज के टाइम में देखते हैं विराट कोहली है, तो मैक्सिमम टाइम में अगर विराट कोहली किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो मतलब उसकी अच्छी गुडविल मानी जाएगी, और जो भी क्रिकेट लवर्स हैं या विराट कोहली लवर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को जरूर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा क्या होता है, रिसेंटली उसने गोल्ड को जीता था, तो जैसे ही उसने गोल्ड को जीता उसके बाद आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट में नीरज चोपड़ा को टेलीकास्ट करने लगे हैं, और नीरज चोपड़ा इस प्रेजेंटली टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है। उसका मतलब क्या है, मतलब जिस पर्सन की एक लाइबिलिटी होती है, गुडविल अच्छी होती है, उसका यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी सोर्स की क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला होता है एक्सपर्टाइज, दूसरा होता है ट्रस्टवर्दीनेस, और तीसरा होता है लाइकेबिलिटी।
अब एक्सपर्टाइज के अंदर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई बात करते हैं शेयर मार्केट कोई अपने आईपीओ को लॉन्च करेगी तो वो कोशिश करेगी उसके प्रोडक्ट के आईपीओ को राकेश झुनझुनवाला या कोई भी ऐसा हमारा एक्सपर्ट उस चीज़ को लॉन्च करे मार्केट के अंदर, उसको एंडोर्स वही करे। अगर हम बात करते हैं हम किसी स्पोर्ट्स गुड्स को एंडोर्स करना है, स्पोर्ट्स फिटनेस प्रोडक्ट को एंडोर्स करना है, तो हम बात करेंगे किसी स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्प ले, स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए मार्केट में, उसको कह सकते हैं एंडोर्स किया जाए। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा सेगमेंट होता है प्रोडक्ट का, उसी के एक्सपर्टाइज के थ्रू उस प्रोडक्ट को मार्केट में एंडोर्स करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनके कंज्यूमर्स को, क्योंकि उसके बायर वही होंगे जो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, उस सेगमेंट से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट होता है आपका ट्रस्टवर्थीनेस। अब ट्रस्टवर्थीनेस के अंदर हम बात करेंगे कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किसके ऊपर कह सकते हैं बिलीव करते हैं, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपनी फैमिलीज़ के ऊपर। तो अगर आप कोई पुराना आपका ब्रांड है और आप वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपके प्रोडक्ट को ईजिली परचेज करेंगे। उसके लिए आप उनका जो इंटेंशन होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो वहाँ पर तो ठीक है कि पुराना आपका मार्केट में पहले ही आपको प्रोडक्ट को जानते थे, आपकी गुडविल को जानते थे, आपकी कंपनी को जानते थे, तो वहाँ तो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे ईजिली। लेकिन अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना है, तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के लिए उनका ट्रस्ट होता है वो ईजिली नहीं क्रिएट हो पाता, उसके लिए उन्हें टाइम लगता है क्रिएट करने के लिए। और लास्ट होता है आपका लाइकेबिलिटी। अब लाइकेबिलिटी के अंदर हम बात करेंगे कि इट रेफर्स टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रमोशन टेक्निक्स, कि हमारी जो कंपनी किस तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ कर रही है, किस तरह अपने कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हमारे पास बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स होती है, लेकिन उन टेक्निक्स को किस तरह अट्रैक्टिव बनाकर कंज्यूमर्स के सामने उनको डिलीवर करना, जिसके थ्रू कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये थे हमारे एक कम्युनिकेशन मैसेज को डिलीवर करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए कुछ एलिमेंट जिसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आपका डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रमोशन मिक्स ऑफ अ कंपनी, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी कंपनी के प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ 4 तरह के फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी के प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। अब प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर के अंदर बात करेंगे कि आपका प्रोडक्ट है किस तरह का। जिस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा उसी तरह की आप प्रमोशनल अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। अगर आपकी हम बात करें गुड्स जो है वो कि कन्वीनियंस गुड्स है, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे पर्सनल सेलिंग का। अगर आपका गुड्स कह सकते हैं इंट्रोडक्शनरी स्टेज पर है, मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव प्रमोशन का, क्योंकि आप आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा अपने प्रमोशन टेक्निक्स के अंदर, जिससे कि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करोगे, क्योंकि जब आपकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी ख़राब नहीं होएगा। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। आपका प्रोडक्ट अगर कह सकते हैं एडिबल प्रोडक्ट है, 2 या 3 दिन के अंदर वेस्ट खराब होने वाला प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल सेलिंग या आप कह सकते हैं डिस्काउंट का यूज़ करोगे। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट को देखकर ही हम अपने प्रमोशन मिक्स की टेक्निक्स का डिसीजन लेते हैं। दूसरा होता है कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स। अब कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर देखेंगे कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना चाह रहे हैं, मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट का टाइप क्या है, वहाँ पर हम किस तरह के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं, हमारे जो भी बायर्स हैं उनका किस तरह प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, कितने टाइम में परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि कंज्यूमर से रिलेटेड डिसीजन देखकर ही अपने डिसीजन को फाइनल किया जाए। हम देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर्स किस तरह का है, किस मार्केट का है, कितने टाइम पर प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसे किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है, किस मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट का वो यूज़ करता है। तो यहाँ पर मेनली फोकस हम करते हैं अपने प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के लिए अपने कंज्यूमर्स का या कस्टमर्स का। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड फैक्टर्स। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। उन स्ट्रैटेजीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी प्रमोशनल मिक्स टेक्निक्स के अंदर। अब कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो यूज़ करते हैं पुश स्ट्रैटेजी, और कुछ होते हैं जो करते हैं यूज़ स्ट्रैटेजी, आपकी पुल स्ट्रैटेजी। अब जो पुश स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर वो बात करते हैं किस तरह अपने गुड्स को प्रमोट किया जा सके अपने नेक्स्ट इंटरमीडिएट चैनल तक पहुंचाने के लिए। तो इनका मेन पर्पस होता है कि अपने गुड्स को हम इंटरमीडिएट चैनल तक पहुंचा दें, उसके बाद वो अपने आप उस प्रोडक्ट को सेल्स करेगा। लेकिन हमारी जो पुल स्ट्रैटेजी होती है उसका मेन पर्पस होता है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली हमारे फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुँचाना। तो यहाँ पर ये अलग तरह की कह सकते हैं आपकी जो प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं उनका अलग यूज़ करेंगे। अगर आपकी हम बात करें इंडिविजुअल ब्रांडिंग है किसी प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स की नीड होगी, क्योंकि आपका पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स लगाओगे, आप यूज़ करोगे।
लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ पर आपको एफर्ट्स कम लगाना पड़ेगा, और क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की जो फैमिली है वो पहले से ही मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना फंड अवेलेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है आपका कि आपके पास फंड कितना अवेलेबल है। जितना आपके पास फंड अवेलेबल होगा उसी हिसाब से तो आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट अलॉट करोगे। अगर आपके पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह वहाँ पर प्रमोशंस कर सकते हैं। तो ये तो फैक्टर्स थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स। इसके साथ ही साथ आते हैं आपके सिचुएशन रिलेटेड फैक्टर्स। अब सिचुएशन में देखेंगे कि हमारी मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह के एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या है, हमारी कह सकते हैं मार्केट के अंदर शेयर कितना है। मतलब यहाँ पर हमारी सारी सिचुएशंस को हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह के प्रमोशन मिक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट बजटिंग मेथड्स अंडर टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर जो भी हमारे पास बजटिंग मेथड्स होते हैं उनको यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के मेथड्स होते हैं टॉप डाउन अप्रोच के अंदर। तो सबसे पहला होता है अफोर्डेबल मेथड, दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड्स, तीसरा होता है यूनिट ऑफ सेल्स मेथड, और चौथा होता है आपका कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफोर्डेबल मेथड्स की। तो अफोर्डेबल मेथड को एक और नाम दिया गया है फंड अवेलेबल मेथड। अब इसके अंदर देखते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज द अमाउंट टू बी स्पेंड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, देन फ्रॉम द लेफ्ट आउट फंड्स एलोकेट बजट टू एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के कामों को करने के लिए, जैसे उसका कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शंस है, परचेज है, मतलब सारे काम को करने के बाद कितना फंड उसके पास बचेगा। तो इसको आप इस तरह एग्जांपल से समझ सकते हैं, कोई भी फर्म थी उसके पास 100 रुपीज़ का कह सकते हैं फंड था। तो 100 रुपीज़ में उसने देखा कि अब उसको प्रोडक्शन भी करना है अपने प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है प्रोडक्ट की, उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना है। उसने देखा कि ये तीनों काम को करने के बाद उसके पास 80 रुपीज़ तो इन तीनों में लग जाएगा, लेकिन इसके बाद भी 20 रुपीज़ उसके पास आइडियल कैश बच जाएगा। तो अब इनके पास जो भी आइडियल कैश बच जाता है अपने सारे एक्सपेंसेस को, अपने कह सकते हैं जो भी इनका काम होता है उनको करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो भी अमाउंट बचता है उस अमाउंट को यूज़ करते हैं ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये होता है आपका अफोर्डेबल मेथड। मतलब इसके अंदर यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता इनके एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये देखते हैं कि जितना भी उनकी नीड है ऑर्गेनाइजेशन की, उस नीड को पूरी करते हैं, और उसके बाद जो भी आइडियल कैश बच जाता है उस आइडियल कैश का यूज़ करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब दूसरा मेथड होता है आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब परसेंटेज ऑफ सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, सेल्स के हिसाब से ये डिटरमाइन किया जाता है अपने प्रमोशनल बजट का। हर कंपनी कह सकते हैं कि फिक्स डिसाइड करती है कि इस साल वो कितनी सेल्स कर लेगी, या हमारी जो भी लास्ट ईयर की हमारी सेल्स होती है प्रीवियस ईयर की, उस सेल्स के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अगर आपकी प्रीवियस ईयर की सेल्स हमारी 100 रुपीज़ रही हो तो यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा कि आपका 2% हम कह सकते हैं स्पेंड करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इसी तरह का आपका इसको फिक्स किया जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब हमारी जितनी सेल्स होती है लास्ट ईयर, उस सेल्स के अंदर कुछ परसेंट फिक्स कर दिया जाता है कि इस सेल्स का इतना परसेंट हम इस साल करंट ईयर अपने एडवर्टाइजमेंट पर लगाएंगे, उसको बजट को देंगे। तो ये भी आपका कह सकते हैं बहुत ईजी मेथड होता है किसी भी अपने बजट को डिसाइड करने का। इसके बाद आता है आपका यूनिट ऑफ सेल्स। यहाँ पर हम बात करते हैं पर यूनिट के ऊपर हम कितना सेल्स के लिए बजट दे सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है, तो आप यहाँ कोशिश करोगे कि अगर हमारा प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो उसके लिए हम 1 रुपये लगा सकते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट में। तो आप क्या करोगे, आपने मतलब अलॉट कर दिया पर यूनिट आप 1 रुपये लगाओगे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आप 1 साल के अंदर कितने प्रोडक्ट को सेल्स करोगे। आपका जो एस्टिमेशन होगा उसके हिसाब से फिर आप अपने बजट को अलॉट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सोचा कि इस साल मैं कम से कम 1000 प्रोडक्ट तो जरूर सेल्स कर दूंगा मार्केट के अंदर, तो आपका इस साल का जो कह सकते हैं बजट होगा वो होगा 1000 रुपये। इसके साथ आपका जो लास्ट मेथड आता है वो आता है आपका कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। अब कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर अपने बजट को अलॉट कर रहे हैं, और इसको हम कह सकते हैं एक तरह से कहा जाता है शेयर ऑफ वॉइस मेथड। जिसके अंदर हमारा मेन पर्पस होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह के बजट को अलॉट कर रहे हैं, कितने बजट को अलॉट कर रहे हैं, किस तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके मेथड्स कौन से प्रमोशन के, किस किस जगह पर वो किस किस सेगमेंट के अंदर कितना कितना कह सकते हैं अलॉट कर चुके हैं अमाउंट। मतलब कह सकते हैं आपके इलाइट ग्रुप के लिए अलग सेगमेंट है उनका बजटिंग का,
लोअर ग्रुप के लिए अलग सेगमेंट है बजटिंग का और आपके मिडिल क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप है। तो जैसे हमारे कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमारा जो बजट होता है वो अलॉट किया जाता है। तो ये थे आपके 4 मेथड्स टॉप डाउन अप्रोच के बजटिंग के लिए। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।